अस्सलाम वालेकुम। हमने डिस्कस कर लिया था माइक्रोसिटिक एनीमिया के एपिडेमियोलॉजी को, कॉजेज़ को, लेकिन एक कॉज जो मैं मेंशन करना वहाँ पर भूल गई थी। वो कॉज ये है कि मैंने बोला था कि कोई ऐसी सर्जरी हुई हो जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को रिमूव कर दिया हो, तो उस केस में क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर आयरन की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो फिर अगर वो पोर्शन ही रिमूव हो गया तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ ये कि हमारे पास अगर गैस्ट्रेक्टमी भी हुई है ना, किसी पेशेंट का स्टमक भी रिमूव कर दिया गया, तो उस केस में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जो गैस्ट्रिक एसिड होता है ना, वो भी आयरन की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है। जो गैस्ट्रिक एसिड होता है ना, वो आयरन को फेरस स्टेट में रखता है। फेरस स्टेट कौन सी थी? Fe+2 वाली, ठीक है, जो कि सॉल्युबल फॉर्म होती है। और मेनली ये जो आपका होता है ना गैस्ट्रिक एसिड, यूं याद रख लें कि सॉल्युबल फेरस फॉर्म में आयरन को रखता है, या सिंपली यूं याद रख लें कि बस गैस्ट्रिक एसिड का भी रोल होता है आयरन की रीअब्जॉर्प्शन के अंदर। सो अगर गैस्ट्रिक्टमी कर दी है तो उस पर्सन के अंदर जाहिर सी बात है गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से आयरन की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। या फिर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि पेशेंट ड्रग्स ऐसे ले रहा है, जैसे पीपीआईज ले रहा है, पीपीआईज भी लेगा तो उसके अंदर भी हम गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं ना, तो आयरन की रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी इनडायरेक्टली। तो उस केस में भी हो सकता है पीपीआईज ले रहा है, या फिर गैस्ट्रेक्टमी हो गई है, तो उस केस में भी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद एक और जो क्लिनिकल फीचर मैंने मेंशन नहीं किया था, वो दैट इज पाइका, कि पेशेंट को कंज्यूम वो उसके अंदर एक क्रेविंग होती है नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि क्ले के लिए, ठीक है, या फिर आइस क्यूब्स खाने की उसको क्रेविंग होती है। तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म वैसे अननोन है कि ऐसा क्यों होता है। ये अदर डिसऑर्डर्स में भी होता है, जैसे कैल्शियम, जिंक, ठीक है, सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी नहीं, डेफिशिएंसी में नहीं, कैल्शियम, जिंक, इन सब की डेफिशिएंसी में भी पाइका वाला सिम्टम जो है, पीका पाइका जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, ये वाला सिम्टम आ रहा होता है। क्लमर विंसन सिंड्रोम जो है आपको पता है, वैसे भी यहाँ पर वैसे लिखा हुआ तो एक दफ़ा देख लें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है, इसका आपको पता ही एनटी में पड़ा हुआ है। इसोफेजियल वेब भी बन जाती है। याद रखना है कि यहाँ पर डिस्प्लेजिया सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है, लिक्विड्स के लिए नहीं होता। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस हमने पढ़ लिया, लेकिन प्लम्बर विंसन सिंड्रोम की वजह से स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस के चांसेस बढ़ जाते हैं, पॉइंट टू बी नोटिस्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैब फाइंडिंग्स। लैब फाइंडिंग्स में अब आपने ये याद रखना है, मैं एक दो बातें यहाँ पर, चंद एक बात ऐसी मेंशन करूँगी जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप सीबीसी करा सकते हैं। सीबीसी में हमारे पास क्या होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया ना, एमसीवी। एमसीवी इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन रेड सेल दैट इज नॉर्मली 86 फेम्टोलीटर्स। कितना होता है? 86 फेम्टोलीटर होता है। लेकिन अगर ये 70 और इसकी जो रेंज होती है वो 76 to 96 होती है, या फिर रफली आप इसको 80 to 100 भी कह सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल है, 80 to 100 नॉर्मल कंसीडर होता है। रेंज में 80 to 100 भी नॉर्मल कंसीडर होता है, ऑन एवरेज इतना होता है। सो अगर हमारे पास 80 से कम है एमसीवी किसी का, तो हम कहेंगे कि सेल्स का साइज छोटा है। वॉल्यूम ऑफ रेड सेल अब छोटा हो गया, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। क्यों ऐसा होता है वो हमने देख लिया है बड़ी डिटेल से। इसके अलावा यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि प्लेटलेट काउंट जो है पेशेंट का वो भी इंक्रीज हो सकता है। फिर हमारे पास आयरन की प्रोफाइल है। अच्छा, जो सीरम आयरन लेवल है, देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं में हमसे कोई पूछे लैब इन्वेस्टिगेशन, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि अगर सीरम के अंदर आयरन लेवल्स लो हैं तो इट मीन्स इट इज़ डायग्नोस्टिक आयरन डेफिशिएंसी नहीं में। बट ये गलत कॉन्सेप्ट है। डिक्रीज्ड सीरम आयरन आर नॉट डेफिनेटिव investigation to say it confidently that it is iron deficiency anemia। जो आपके पास प्लाज्मा आयरन होता है ना, कुछ ऐसी कंडीशंस में है जिसमें वो कम हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन में जिसमें ज़्यादा हो जाता है। प्लाज्मा आयरन जो है उसके अंदर डायगोनल वेरिएशंस भी आती हैं, डे टू डे वेरिएशंस भी आती हैं। सो इट इज़ नॉट अ रिमार्केबल टूल टू डायग्नोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो प्लाज्मा आयरन है, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स के अंदर प्लाज्मा का जो आयरन है वो कम हो जाता है, और जो प्लाज्मा का आयरन है वो ज़्यादा हो जाता है अगर क्रोनिक लीवर डिजीज चल रही हो, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया डायगोनल वेरिएशन होती है, डे टू डे वेरिएशन होती है। सो इट इज़ नॉट अ रिलायबल मार्कर टू डायग्नोज दी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस बात को आपने समझना है। सपोज करें कि आपके पास, आपको पता है ना, ट्रांसफेरिन जो है वो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ट्रांसफर कर रही होती है आयरन को, ठीक है, ब्लड के अंदर इधर उधर मूव करा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास ट्रांसफेरिन है, इसके ऊपर आयरन बाइंड किया हुआ है, यहाँ बाइंड किया है, यहाँ पर आयरन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं कि आयरन बाइंड किया हुआ है नॉर्मली। लेकिन अब क्या है, अब आयरन की तो डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये ट्रांसफेरिन अब आयरन की डेफिशिएंसी है, तो ये वाली जगह ट्रांसफेरिन के ऊपर ये सारी जगह खाली हो जाएगी, यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी तो इंक्रीज हो गई ना यहाँ पर। इसके अलावा
नंबर 2 थिंग इज ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन। पहले यहाँ पर आयरन लगा हुआ था, ट्रांसफेरिन के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था, इसकी सैचुरेशन ज़्यादा थी ना कि ट्रांसफेरिन सैचुरेटेड था विद आयरन। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी होगी इसलिए ट्रांसफेरिन ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई आयरन बाउंड नहीं है या कम है, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बाउंड है, तो ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन यहाँ पर कम हो जाती है लेकिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस विल बी क्लियर नाउ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेराइटन। फेराइटन क्या होते हैं? स्टोर्स होते हैं आयरन के। फेराइटन के लेवल्स यहाँ पर डिक्रीज हो जाते हैं। इट इज़ द बेस्ट सिंगल टेस्ट टू कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी, रिमेंबर इट। डिक्रीज्ड फेराइटन, फेराइटन के लेवल्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। स्टोर्ड फॉर्म है ना आयरन की फेराइटन, तो ये कम हो जाती है। जाहिर सी बात है स्टोर्स तो तब भी कम होंगे ना जब आयरन नहीं था, तो स्टोर्स को भी यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इतनी डेफिशिएंसी हो गई कि स्टोर्स भी कम होना शुरू हो गए, ठीक है। सो इट इज़ द डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन टू से दैट इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा हमारे पास एक और बात है इंपॉर्टेंट, सॉल्युबल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इज इंक्रीज्ड। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोलिफरेटिव सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी सेल है बॉडी का, तो उन सब के ऊपर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ट्रांसफेरिन का मैंने बताया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्रांसफेरिन है, इसने अपने ऊपर आयरन को बाउंड करके लेकर आना है, ठीक है। ये आपका आयरन आ रहा है, ये ब्लड के अंदर आ रहा है, ब्लड के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर जाकर यह जहाँ पर भी आयरन को ज़रूरत है ना, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ये सेल के ऊपर बाउंड है, तो ये आयरन और ट्रांसफेरिन का कॉम्प्लेक्स आएगा और इस ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा और फिर ये आयरन जो है वो सेल के अंदर मूव कर दी जाएगी। तो कुछ जो ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो यहाँ से शेड होके ब्लड में चले जाते हैं, जिसको हम सॉल्युबल ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी, इन शॉर्ट में रिपीट करें इस बात को, जितने भी प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उन सबके ऊपर ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर्स होते हैं और उनमें से कुछ रिसेप्टर्स शेड करके ब्लड में चले जाते हैं, दैट आर कॉल्ड सॉल्युबल ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर्स। अब क्या होता है, जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है सेल्स को, बॉडी के सेल्स को सबको आयरन चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर था, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 2 ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर थे फॉर एग्जांपल, ठीक है। बॉडी के सेल के ऊपर आयरन आ ही नहीं रहा, आयरन आ ही नहीं रहा, सेल को ज़रूरत है, तो सेल क्या करेगा, अपने ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर्स को बढ़ा देगा ताकि मे बी कोई तो आयरन आ जाए और किसी रिसेप्टर के साथ ही बाइंड हो जाए क्योंकि उसको ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जब ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर्स यहाँ पर इंक्रीज़ हुए तो इनकी शेडिंग जो होती है ब्लड के अंदर वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से सॉल्युबल ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर्स यहाँ पर क्या कर जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं, रिमेंबर इट। अब हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रीटमेंट है ना, उसमें आप फेरस सल्फेट देते हो, ठीक है। सबसे पहले तो पेशेंट को 200 mg देते हो, दिन में 3 बारी देते हो। इसमें याद रखना फेरस सल्फेट जो होता है ना, इसके अंदर एलिमेंटल आयरन जो है वो 195 mg है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 195 mg, ठीक है। ये जो आप 8 ऑर्डली दे रहे हो ना फेरस सल्फेट, या दिन में 3 दफ़ा दे रहे हो, ये 3 बारी जो दिया है वो टुगेदर मिलके जो है ना, वो एलिमेंटल आयरन जो पर डे प्रोवाइड करेगा वो 195 mg होगा। आई एम नॉट सेइंग कि एक टैबलेट फेरस सल्फेट की दे दी तो वो आप 195 mg प्रोवाइड कर देगा, दैट इज़ नॉट लाइक दैट। आप अगर दिन में 3 बारी दे रहे हो तो फिर जाके इतना एलिमेंटल आयरन मिल रहा है। एलिमेंटल आयरन क्या होता है आपको पता है? फेरस सल्फेट जो है उसके अंदर सिर्फ आयरन नहीं है, फेरस भी है, साथ सल्फेट भी है, साथ थोड़ी बहुत अमाउंट ऑक्सीजन की भी होती है। तो ये जो टोटल फेरस सल्फेट है ना, इस केमिकल कंपाउंड की कितनी क्वांटिटी है? 200 mg, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एलिमेंटल आयरन मीन्स कि इस पूरे कंपाउंड में आयरन की कितनी क्वांटिटी है, दैट इज एलिमेंटल आयरन। एलिमेंटल आयरन इज प्योर आयरन, नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग। फेरस सल्फेट इज अ कॉम्बिनेशन। एलिमेंटल आयरन का मतलब है प्योरली आयरन। अच्छा, फेरस सल्फेट आपने दे दिया, लेकिन इसमें पेशेंट को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो जाती है, इसलिए आपने पेशेंट को बता देना होता है अगर डायरिया कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो जाए तो आपने इसको लेना छोड़ना नहीं। कुछ पेशेंट्स यूँ करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, टॉलरेबल नहीं है पेशेंट के लिए, तो फिर वो मेडिसिन 2 दिन ली छोड़ देता है। तो आपने उसको कहना है कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो जाए तो मेरे पास आ जाना, लेकिन इस मेडिसिन को, इस टैबलेट को नहीं छोड़ना, ठीक है। जब वो आएगा तो आप उसको लेग्जेटिव या अकॉर्डिंगली आप उसको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के लिए ट्रीट कर दोगे। उसके बाद फेरस ग्लूकोनेट है, जिन पेशेंट्स के अंदर फेरस सल्फेट नहीं दे सकते उनको ग्लूकोनेट दे दो, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये 70 mg जो है वो एलिमेंटल आयरन प्रोवाइड कर रहा था पर डे, ठीक है। और इसके अलावा ये हम पर डे की बात करें, एक टैबलेट की बात नहीं कर रहे कि एक टैबलेट इतनी एलिमेंटल आयरन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि अगर पेशेंट स्टिल रिस्पॉन्ड नहीं करा, फिर उसको पैरेंटेरल आयरन लगाना होता है, जिसको हम लोग काला टीका भी बोलते हैं, ठीक है।
क्योंकि पेशेंट्स को तो नहीं पता होता ये उसको क्या लगाया जा रहा है, लेकिन काले रंग के टीके आपको पेशेंट ज़रूर बता सकता है कि मुझे लगे। रिस्पॉन्स टू थेरेपी क्या है? अगर हीमोग्लोबिन का लेवल हर 7 से 10 दिन बाद 1 ग्राम पर डेसीलीटर या फिर 10 ग्राम पर लीटर, ज़ाहिर सी बात है 1 ग्राम पर डेसीलीटर है तो पर लीटर कितना होगा? 10 ग्राम। तो इतना इंक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है थेरेपी को, या फिर उसका रेटिकुलोसाइट काउंट 7 डेज के अंदर बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। रेटिकुलोसाइट काउंट क्यों बढ़ेगा? ज़ाहिर सी बात है कि जब सेल्स ने बनना होता है, रेड सेल्स ने बनना होता है तो उसकी लीनिएज में रेटिकुलोसाइट्स भी आते हैं। रेटिकुलोसाइट के बाद ही मेच्योर रेड सेल हमारे पास बन रहा होता है। तो जब पहले कॉज क्या थी? आयरन नहीं था तो सेल्स नहीं बन रहे थे। अब आयरन आ गया है तो सेल, ज़ाहिर सी बात है क्यों वेट करेंगे, वो फौरी तौर पर ही रेड सेल्स बनाने की कोशिश करेंगे, बनाना शुरू कर देंगे। तो विद इन 7 डेज अगर रेटिकुलोसाइट काउंट भी बढ़ जाए मीन्स के पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को। थैंक यू वेरी मच।